छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण के अभियान पर भेजा। जय सिंह की 3 महीने की पुरंदर की घेराबंदी और लगातार कई मोर्चों पर मराठों के हार के बाद आखिरकार शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी। पुरंदर की इस संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी महाराज को अपने 35 किलो में से 22 किले मुगलों को सौंपने थे और वो खुद सिर्फ 12 किले रख सकते थे। 1 लाख की आमदनी वाले क्षेत्र राजगढ़ पर भी उनका ही अधिकार था। जब जब मुगलों को शिवाजी महाराज की मदद की आवश्यकता पड़ती, उन्हें मदद के लिए जाना पड़ता। शिवाजी महाराज का 7 साल का पुत्र संभाजी मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी के ओहदे से नवाजा गया। शिवाजी महाराज द्वारा कोंकण क्षेत्र को दोबारा अपने अधिकार क्षेत्र में रखने की शर्त पर उन्हें मुगलों को 4 लाख हुंड देने होंगे। पुरंदर पर जीत से उत्साहित जय सिंह ने बीजापुर पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। सितंबर में मुगल दरबार से आक्रमण का फरमान आ चुका था। 27 सितंबर को जय सिंह ने शिवाजी महाराज को बुलाया और उन्हें सोने और हीरे मानिक से बनी एक बहुमूल्य धातु की तलवार और चाकू तोहफे में देकर उनका सम्मान किया और फिर आगे बीजापुर पर हमले की रणनीति पर चर्चा करते हुए शिवाजी महाराज से उनका सहयोग मांगा, जिसे शिवाजी महाराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मिर्जा राजा जय सिंह ने 20 नवंबर 1665 को पुरंदर के दुर्ग से ही बीजापुर के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। महाराज और उनके सेना नायक नेताजी पालकर की 9000 की सेना मुगल सेना के केंद्र में और बाईं तरफ से होकर आगे बढ़ रही थी। शुरू के 1 महीने तो जय सिंह के लिए बिना रुकावट भरे रहे। शिवाजी महाराज के नाम से ही बीजापुर सल्तनत के किलेदारों में आतंक पहले से ही भरा पड़ा था। ऊपर से मुगलों का साथ, कई किलों के किलेदार किले खाली कर भाग खड़े हुए, जिन्हें बाद में मुगल सैनिकों ने अपने अधिकार में ले लिया। बीजापुर से 52 मील की दूरी पर स्थित मंगल बिरह दुर्ग भी शिवाजी महाराज के डर से खाली हो गया था। जय सिंह की सेना काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसमें कहीं न कहीं शिवाजी महाराज की महत्वपूर्णता का अंदाजा सबको हो रहा था। मंगल बिरह दुर्ग पर अधिकार के बाद शिवाजी महाराज को मुगल दरबार से सम्मान पत्र भेजा गया। इसके साथ एक बहुमूल्य धातुओं से बना खंजर भी था। जय सिंह की सैन्य रणनीति और राजनीति से औरंगजेब काफ़ी खुश था। सफलताओं का दौर जारी था। शिवाजी महाराज और मुगल काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर 24 दिसंबर 1665 को पहली बार उनका सामना दुश्मनों से हुआ। दिलेर खान और शिवाजी महाराज की सेना का सामना 12000 की आदिल शाही सेना के साथ हुआ, जिसकी कमान शाहजहां खान और हौस खान के हाथों में थी। आदिल शाही सेना में मराठा टुकड़ी की कमान कल्याण के जादवराव और शिवाजी महाराज के सौतेले भाई व्यंकोजी के हाथों में थी। बीजापुर की आदिल शाही सेना ने खुद को 4 भागों में बांटा और तिरछे तरीके से आगे बढ़ते हुए हर टुकड़ी मुगलों पर आक्रमण कर रही थी। इससे मुगल सेना को युद्ध लड़ने में काफ़ी परेशानी आने लगी, लेकिन शिवाजी महाराज और दिलेर खान के लगातार बिना थके आक्रमणों ने शाहजहां खान के नेतृत्व वाली 12000 की आदिल शाही सेना के हौसले तोड़कर रख दिए और वो दोपहर होते होते अपने कई सैनिकों, 15 सैन्य नायकों और एक बड़े सेना नायक याकूत को मरा छोड़कर भाग खड़े हुए। इस जीत से मुगलों को बड़ी मात्रा में आदिल शाही सेना द्वारा छोड़ा गोला बारूद मिल गया। इस जीत से उत्साहित मुगल और मराठा सैनिक जैसे ही अपने खेमे की तरफ लौट रहे थे, उसी वक्त आदिल शाही सेना दोबारा वापस आई और उसने सामने और पीछे दोनों तरफ से तोपों से हमला किया। नेताजी पालकर के नेतृत्व में मराठाओं ने हमले को झेलते हुए लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन हालात जब काबू से बाहर जाने लगे तो नेताजी ने कीरत सिंह और फतेह जंग खान को मदद के लिए बुलाया। मुगलों और मराठाओं की सम्मिलित सेना ने आदिल शाही सेना के पैर उखाड़ दिए। कल्याण के जादवराव को एक गोली लगी, जिससे 5 से 6 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। 2 दिन रुकने के बाद जय सिंह ने 27 दिसंबर को एक बार फिर बीजापुर की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दूर जाते ही उन पर फिर आदिल शाही सेना का आक्रमण हुआ और आखिरकार इस बार जय सिंह को खुद मैदान में लड़ने के लिए उतरना पड़ा। इस युद्ध में शिवाजी महाराज और कीरत सिंह एक साथ एक हाथी पर सवार होकर मैदान में उतरे थे। तगड़े युद्ध के बाद मुगल सेना भारी पड़ी और आदिल शाही सेना के 100 के ऊपर सैनिक मारे गए और दोनों तरफ के कई सैनिक घायल भी हुए। आदिल शाही सेना इस युद्ध में भाग खड़ी हुई। 29 दिसंबर 1665 को जय सिंह बीजापुर से 10 मील दूर माकनपुर पहुंच चुका था। 1 सप्ताह तक इंतजार करने के बाद, लगातार हमले करने के बाद भी
मिल रही असफलताओं से जयसिंह परेशान हो गया। आदिल शाह ने बीजापुर दुर्ग की मरम्मत करवाकर उस पर बड़ी तोपें लगवा दी थी और साथ ही दुर्ग के अंदर 30,000 की कर्नाटक टुकड़ी के सैनिक थे जो आदिल शाह का आदेश मिलते ही मुगल खेमे पर जब तक हमला करना शुरू कर दे रहे थे। इन सब के अलावा बीजापुर दुर्ग से 7 मील की दूरी तक के हर कुएं तालाब को सुखा दिया गया, जिससे मुगल सैनिकों को पानी न मिल सके और वो ज़्यादा दिन तक रुक न सके। आदिल शाह ने ये इसलिए किया था कि अगर आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के मन में ये ख्याल आया कि वो बीजापुर दुर्ग का घेराव करें तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। जयसिंह ने लगातार हमले की कोशिश की, लेकिन उस वक्त सैन्य रणनीति की सफलता के लिए बीजापुर दुर्ग का ठीक वैसा ही घेराव जरूरी था जैसा कि पुरंदर दुर्ग का मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। लेकिन जयसिंह अपने साथ बीजापुर जैसे दुर्ग को घेरने के लिए न बड़ी तोपें ले आए थे और न ही उतना सैन्य बल। इतना सुनहरा मौका धीरे धीरे जयसिंह के हाथों से फिसलने लगा। दूसरी तरफ आदिल शाह के आदेश पर शाहजहां खान और सिद्दी मसूद मुगल क्षेत्रों पर बार बार हमले कर रहे थे और इनसे लड़ने में मुगल सेना की शक्ति बढ़ रही थी। कई मोर्चों पर युद्ध करना एक साथ मुमकिन नहीं हो पा रहा था। एक सप्ताह के अंदर ही जयसिंह ने वापसी का रुख किया और 27 जनवरी 1666 तक मुगल सेना परांडा के 11 मील समीप पहुंच चुकी थी। दक्षिण में मिर्जा राजा जयसिंह की नाकामी से उसकी प्रतिष्ठा मुगल दरबार में धूल दूषित हो चुकी थी। जयसिंह जाते जाते आदिल शाह पर चोट करना चाहता था, इसलिए उसने 11 जनवरी को परांडा की तरफ जाते हुए शिवाजी महाराज को बुलाकर उन्हें पन्हाला मुगलों के अधिकार में करने के लिए राजी कर लिया और शिवाजी महाराज ने पन्हाला में रात्रि के तीसरे पहर पे हमला किया। लेकिन पहले से ही मुस्तैद आदिल शाही सेना के जवानों ने सिद्दी मसूद और रंदौला खान के नेतृत्व में मराठाओं को कड़ी टक्कर दी। सुबह होते होते 1000 की संख्या में मराठा सैनिक मारे जा चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ शिवाजी महाराज को अनुमान हो गया कि अब ये युद्ध जीतना नामुमकिन है। शिवाजी महाराज अपने किले विशालगढ़ की ओर बढ़ चले, जबकि मराठे अभी भी लगातार 6000 की आदिल शाही सेना से युद्ध किए जा रहे थे ताकि वो शिवाजी महाराज को सकुशल इस युद्ध क्षेत्र से निकाल सकें। 20 जनवरी को जयसिंह को शिवाजी महाराज के पन्हाला के असफल सैन्य अभियान की खबर मिली। जयसिंह इससे और अधिक परेशान हो गया और तभी उसे जानकारी मिली कि नेताजी पालकर ने आदिल शाह से 4 लाख खून लेकर आदिल शाह के साथ लड़ना स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक नेताजी पालकर को शिवाजी महाराज का मुगलों के साथ संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नेताजी पालकर ने मुगल किलों पर तीव्र हमले किए, जिससे मुगलों को कई क्षेत्रों में बड़े नुकसान झेलने पड़े। जयसिंह नेताजी पालकर जैसे महान सेनानायक को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नेताजी पालकर को मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी, कुछ जागीरें और 38,000 रुपये देकर अपनी तरफ फिर मिला लिया। जयसिंह को इस बात का डर था कि कहीं शिवाजी ने नेताजी पालकर को देखते हुए दोबारा विद्रोह शुरू कर दिया तो दक्षिण में मुगलों का अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। जयसिंह ने औरंगजेब को एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें कहा कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बीजापुर का आदिल शाह और गोलकुंडा का कुतुब शाह एक होकर लड़ रहे हैं। ऐसे में हमें शिवाजी राजे की मदद की जरूरत पहले से भी कहीं अधिक है। अगर मुगल दरबार में आप उससे मिलकर उच्च स्तर पर सैन्य रणनीति पर बातचीत करें और शिवाजी राजे की बात सुने तो शायद आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ी सफलता लेकर आए। और यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरे जाने की यात्रा की नींव पड़ी। आने वाले भाग में हम शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा और फिर वहां से छत्रपति का औरंगजेब की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कहानी लेकर आएंगे। इतिहासकार यदुनाथ सरकार की माने तो ये औरंगजेब के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और साथ ही वो घटना जिसने आने वाले भारत के भविष्य को सदा के लिए बदल कर रख दी। और हाँ, इतिहास को सदा याद रखिए और उससे सीखिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य की राह तय करता है। नमस्कार।